नाज़रीन, मैं हूं सीमा हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस में मौजूद हूँ। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रावी किनारे एक नया शहर आबाद करने जा रही है। उस शहर में क्या क्या खास बात है, किस तरह से उस पर प्लानिंग की जा रही है, किस तरह से उस पर काम हो रहा है, इस पर सब पर बात होगी। आए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन इंजीनियरिंग ब्रिगेडियर वहीद साहब के कमरे में मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि रूडा असल में जिस तरह से नया शहर आबाद करने जा रहा है और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जब भी हम उनके साथ कोई शो करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं तो बहुत से सवालात हमारे तक ये पहुँचते हैं कि बहुत टेक्निकली वेल रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी को समझ नहीं आ रहा कि असल में हो क्या रहा है, किस तरह से नया शहर आबाद हो रहा है, क्या पुराना लाहौर अबैंडन तो नहीं हो जाएगा, क्या इनकी आपस में कनेक्टिविटी रहेगी और नया शहर आबाद होने से, एक प्लान्ड सिटी बनने से पुराने शहर को क्या फ़ायदा होगा। इन सारे सवालों के जवाब हम लेंगे और अगले 2 से ढाई सालों में रूडा का प्लान क्या है, किस तरह से इस पर काम हो रहा है, इस पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। सर, क्या हाल है जी आपके? सर, ये वो सारे सवाल हैं जो हमें फीडबैक में मिलते हैं जब शो ऑन एयर होता है, लोग पूछना चाहते हैं, लोग एक्साइटेड भी बड़ा होते हैं कि किस तरह से आप लोग अपनी टाइमलाइन मीट करते हुए प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी लोगों को ना कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, जैसे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स हमने जाकर वहाँ पर दिखाया ऐसे फायदे में, बट स्टिल मैं चाहूँगी कि आम एक लेमैन लैंग्वेज में, एक आम आदमी की ज़बान में ज़रा समझाइए हमें कि उसका फ़ायदा क्या होगा और वो हो क्या रहा है। जैसा कि आपको हमारे नाम से, अथॉरिटी के नाम से है कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमारी अथॉरिटी का असल मकसद ये है कि एक नया शहर दरिया रावी के दोनों तरफ में आबाद करना इसका एक मकसद है। इरिगेशन एक्ट के तहत आप जो फ्लड प्लेन्स एरिया जो होते हैं, रिवर के जो दाएं बाएं का एरिया होता है, उसमें आप कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते अनलेस कि आप उसको इतना सेव करें कि वो अर्बनाइजेशन के लिए सेफ्टी वाइज सेफ डिक्लेयर हो जाए। इस काम के लिए हमने रूडा ने सबसे पहले रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, यानी कि रावी जो है इसके दोनों तरफ में रिवर ट्रेनिंग वर्क्स प्लान किए हैं और ये इन रिवर ट्रेनिंग वर्क्स को डिज़ाइन करने में हमने जो पैरामीटर्स रखे वो 1000 का रिटर्न पीरियड के जो फ्लड्स हैं उस पे हमने इसको कैलकुलेट किया और हमने हिस्ट्री के पुराने रिकॉर्ड भी देखे और 88 में जो फ्लड आया या 50s में जो फ्लड आए उनके मैग्नीट्यूड को देखा, फिर उनको मॉडल पे रन किया और स्टडी किया और 1000 का रिटर्न पीरियड का जो फ्लड के क्वांटम था वो 5,86,000 क्यूसेक बनता है, जो मैक्सिमम हो सकता है। उस पे हमने अपने रिवर ट्रेनिंग वर्क्स जो है ना, नेस्पा को कह के अपने रिवर ट्रेनिंग वर्क्स उस पर डिज़ाइन कराए हैं और ये रिवर ट्रेनिंग वर्क्स जो हम कर रहे हैं और करने जा रहे हैं ये इतने बड़े मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लड को हैंडल करने के लिए सेफ भी होंगे और इंशाल्लाह फ्लड जो है वो रिवर से बाहर नहीं निकलेगा। और उसके तरफ में अगर अर्बनाइजेशन होती है, सिटी डेवलप होता है तो वो सिक्योर एंड सेफ होगा। जी, वो सेफ होगा। जब हमारे ये रिवर ट्रेनिंग वर्क्स 100% कंप्लीट हो जाएंगे तो जितना भी इलाका दरिया रावी के दोनों अतराफ में है ये सेफ होगा और इसको फिर हम अर्बनाइजेशन भी कर सकते हैं, इस पर मास्टर प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए रूडा ने अपने रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का आगाज़ 2 साल पहले से किया हुआ है और काम कर रहे हैं। आपने पहले साइट पे भी जाके देखा है। जी जी। जो फर्स्ट 9.6 किलोमीटर है उधर हम अर्दन रिवर ट्रेनिंग वर्क्स कर रहे हैं, यानी मिट्टी के पुश्ते बना रहे हैं दोनों तरफ में और सिर्फ ये पुश्ते ही नहीं है, इन पुश्तों को हम इस तरह डेवलप कर रहे हैं कि इनके ऊपर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी को प्लान की जा सकें, इनके ऊपर पार्क बनाए जा सकें, जॉगिंग ट्रैक बनाए सकें, साइकिलिंग ट्रैक हो सकें और आवाम की तफरीह के लिए छोटी मोटी बोटिंग का अरेंजमेंट भी इसमें होगा। उसके लिए हम जेटीज़ वगैरह भी प्लान कर रहे हैं। लोअर प्रोमिनेंट जो है हमारा 125 फुट चौड़ा होगा जबकि अपर प्रोमिनेंट जो है 70 फुट चौड़ा होगा और ये पहले 3 किलोमीटर में ये चौड़ाई है। अगले जो 6.6 किलोमीटर है वहाँ पे हमने लोअर प्रोमिनेंट को इवन 270 फुट चौड़ा कर दिया है। अच्छा। ताकि उसमें हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी
मतलब है ना इंट्रोड्यूस कर सकें, लाइक फुटबॉल फील्ड बना सकें, हॉकी फील्ड्स हों, हॉकी ग्राउंड्स हों, क्रिकेट के भी छोटे ग्राउंड इसमें हो सकते हैं, और भी बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज प्लान की जा सकती हैं। हर एस्पेक्ट से कहीं ना कहीं आपने जोड़ने की कोशिश की है, हमारे कल्चर को भी, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को भी। अभी आपने जैसे जिक्र किया तो मैं ये सोच रही थी कि हमने कहीं नहर किनारे या कहीं झील किनारे जाना हो तो हमें शहर से बाहर जाना पड़ता है, कभी राना रिजॉर्ट साइड पर, कभी रावल डैम इस्लामाबाद हम जा। अब लाहौर के अंदर जब ये मौजूद होगा तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ हो जाएगी। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का तो मकसद सिर्फ ये है कि हम रिवर को सेव करें कि फ्लड की सूरत में रिवर का पानी जो है बाहर ना आए जी। लेकिन एक हमारा मसला और भी है कि दरिया रावी में पानी बहुत कम है, और बल्कि आजकल तो सिर्फ 400 से 500 क्यूसेक चल रहा है, और फ्लड सीजन में ये मैक्सिमम 40 to 50,000 क्यूसेक चलता है। तो इसके लिए भी हमने ये प्लान किया हुआ है कि इस पानी को जो बरसात के मौसम में आएगा, इसको हम डैम बनाकर इस पानी को रोकें और इसको अपनी मर्जी के मुताबिक रेगुलेट करें, और डैम के अपस्ट्रीम जो है वो हम एक लेक बनाएं, और इस लेक को ताज़ा रखने के लिए हमें तकरीबन 1000 क्यूसेक ताज़ा पानी की ज़रूरत होगी, जो कि हम इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हमसे कमिट किया है कि वो पानी हमें देंगे। और साल में तकरीबन 70 दिन ऐसे हैं कि जब वो पानी अवेलेबल नहीं होगा, उस वक्त हम इस पानी को ताज़ा रखने के लिए फाउंटेन वगैरह लगा के और इसमें आर्टिफिशियल मीन से इस पानी को फ्रेश रखेंगे, ताकि इसमें एक्वाटिक लाइफ जो है, मछलियाँ हैं, बाकी अभी हयात हैं, बिल्कुल, और चरिंद परिंद हैं, वो सारे के सारे जो है ना वो इस पे सर्वाइव कर सकें, वापस आ जाएं लाहौर में। तो इसके लिए हमने एक रबर डैम जो है ना वो लाहौर सियालकोट मोटरवे से डाउन स्ट्रीम तकरीबन 500 मीटर डाउन स्ट्रीम पे हमने रबर डैम प्लान किया हुआ है, जिसकी तकरीबन कास्ट 16.5 बिलियन रुपीस होगी, और ये इंशाल्लाह काम जो है इसी साल अगले 3 महीने के अंदर अंदर हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल सही। और ये पहला रबर डैम होगा जो पाकिस्तान में इस टेक्नोलॉजी पे बनने जा रहा है। जी, इस टेक्नोलॉजी पे बनने वाला ये पाकिस्तान में पहला रबर डैम होगा, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कन्वेंशनल अगर आप बिराज बनाते हैं, यहाँ पे बिराज डैम बनाते हैं तो तकरीबन 62 बिलियन कॉस्ट थी, इसकी कॉस्ट तकरीबन 16.5 बहुत डिफरेंस है। एक तो डिफरेंस भी है, और दूसरा ये है कि नई टेक्नोलॉजी है, और इसको एक प्रेसिडेंट, एक मॉडल सेट हो जाएगा कि जब ये फंक्शनल होगा तो फिर हम बाकी अपनी चीज़ों को भी टर्न कर सकते हैं। चाइना में बहुत ऐसे चाइना इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, तो क्या वो असिस्ट भी कर रहा है, वो भी साथ कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन चल रही है? नहीं, हम चाइना से रबर डैम प्रोक्योर जरूर करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये मे बी का कोई चाइना की कंपनी को इधर टास्क करें और उनको कॉन्ट्रैक्ट दें, और विद सम लोकल पार्टनर, ताकि वो इधर आके काम करें और वो इसको इंस्टॉल करें, क्योंकि हमारे लिए पहली दफ़ा है, तो इसलिए ज़रूरी होगा कि हम चाइना की कंपनी से जिन्होंने इस तरह के रबर डैम पहले बनाए हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको हम हायर करें और उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दें। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। तो सर, आप मास्टर प्लान की बात कर रहे थे, अब रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के साथ साथ आपने कहा कि बहुत सी चीज़ें आई एज्यूम कि रूडा ने प्लान की हुई हैं अगले 10 साल की, अगले 15 साल की, लेट्स से, तो बहुत सी चीज़ें आपकी प्लानिंग में शामिल हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमें पता लगती है। रूडा का जो हमारा मास्टर प्लान है, इसमें सबसे पहले तो उसकी सड़कें हैं। हमने इसमें 300 फुट की, 220 फुट की और 200 फुट की तकरीबन मोर देन 300 किलोमीटर की रोड्स प्लान की हुई हैं। अगर आपको आइडिया हो कि कराची में लियारी एक्सप्रेसवे है, जी, दरिया रावी के दोनों तरफ में रोड है, और लेकिन वो सिर्फ वन वे रोड है। हम अपने पूरे 46 किलोमीटर का जो दरिया रावी सिटी के बीच में से गुजरा, हम इसके दोनों तरफ में डुअल कैरेज वे, बोथ वे ट्रैफिक 300 की मेन जो है ना कैरेज वेज बनाएंगे, जिससे राइट फ्रॉम दी साइफन से लेके और नीचे उडियारा ड्रेन तक अनहिंडर्ड जो है ना वो आप ट्रैवल कर सकेंगे, और ये एक फास्ट रोड ट्रैक होगा। रिंग रोड की एग्जांपल है, तो दिस इज गोना बी अनदर रिंग रोड बाय रूडा में भी। रिंग रोड नहीं, ये हमारे शहर के सेंटर से गुजरेगी। रावी जो सिटी जो कि दरिया के दोनों अतराफ में आबाद होगा, क्योंकि सेंटर से गुजरेगी, तो इसको मैं रिवर एक्सप्रेसवे कहना चाहूंगा ना कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपका एक टेक्निकल नाम, लेकिन वो एक पूरा सा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस पूरी सिटी को कवर कर रहा होगा। जी हाँ, इसके अलावा हम अपना 3rd फेज में इसका रिंग रोड भी बनाएंगे, और बहुत सारी ऐसी एक्सप्रेसवेज और
220 फुट चौड़ी सड़कें बनाएंगे कि कनेक्टिविटी तमाम लोगों को सीमलेस कनेक्टिविटी मिले, एग्जिस्टिंग लाहौर से भी मिले और बाकी शहरों से भी मिले। अच्छा, ये जो एग्जिस्टिंग लाहौर है इसको भी आसानी हो जाएगी ये रूडा सिटी और रावी सिटी जो है उसके साथ कनेक्टिविटी में? बिल्कुल, जब रावी सिटी बनेगा तो जो पॉपुलेशन का जो प्रेशर है वो काफ़ी कम होगा और लोगों का रुझान होगा कि क्योंकि रावी सिटी एक नया सिटी होगा तो लोगों का वहाँ उस तरफ सेटलमेंट का ज़्यादा रुझान होगा और उधर बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी लोगों की ज़्यादा होंगी, कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो आई एम श्योर कि लोग रावी सिटी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ना कि एक पुराने शहर में जहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत हाई वैल्यू है इस वक्त। वो रूडा में प्रॉपर्टी भी आपको चीप भी मिलेगी और इन्वायरमेंट भी जो बड़े फ्रेंडली होंगे और एनवायरनमेंट जो है ना वो हमने उस पर बड़ा जोर दिया है। बेसिकली तो ये पर्पस यही था कि मेन सिटी का प्रेशर जो है पॉपुलेशन का, रिसोर्सेज का, वो कम किया जा सके एक नया प्लान सिटी बनाकर। तो आई थिंक अगर पैरेलल दोनों सिटीज चलते रहें तो पुराना शहर जो कहीं ना कहीं अब प्रॉब्लम्स का शिकार ज़्यादा होता जा रहा है वो प्रॉब्लम से निकलना शुरू हो जाएगा और रावी सिटी जो है वो आबाद होना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा ये कि हमने अपने मास्टर प्लान में तकरीबन 30% एरिया जो है ना वो उसको या तो हमने ब्लू छोड़ा है या उसको ग्रीन छोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली सिटी। कहूँगा कि जो हमारा 46 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है दरिया का, ये 1 किलोमीटर चौड़ी जो है ना लेक होगी फॉर 46 किलोमीटर। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा 2 एस्थेटिक कैनाल्स भी हैं और इस तरह मिला के तकरीबन 5% ऑफ द एरिया जो है ना वो हमारा ब्लू होगा। एंड इट्स गोना हैव एन ह्यूज इम्पैक्ट फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। ये जो हम हर साल स्मॉग का रोना रोते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आप नहीं उससे बाहर निकल पा रहे, तो जब पानी से भरा होगा दरिया और मुसलसल वो चलता रहेगा, बहता रहेगा, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पुराने शहर की क्लाइमेट। इसके अलावा रूडा में तकरीबन 7000 एकड़ जो है वो फॉरेस्ट है। उन फॉरेस्ट में जो ब्लैंक एरियाज हैं उनको भी हम प्लांट कर रहे हैं। बिल्कुल। और प्रोमिनेंट्स के ऊपर भी सारा का सारा ग्रीन होगा। इसके अलावा कम्युनिटी पार्क्स होंगे, मेन पार्क्स होंगे और हर हाउसिंग जो भी जिसको भी हम अप्रूवल देंगे हम इंश्योर करेंगे कि वो भी अपने उसमें ग्रीनरी को ज़्यादा तरजीह दें और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया छोड़ें, अदरवाइज हम उस तरह हाउसिंग अप्रूव नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, लेकिन आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा क्योंकि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे और रोड स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो वो हम बात तो कर रहे थे, लेकिन मैं चाहूँगी कि आपको उसकी एग्जाम्पल भी दिखाएं कि किस तरह से ये एग्जिस्टिंग लाहौर के रोड्स के अराउंड एक नया नेटवर्क रोड्स का आएगा और किस तरह से ये कनेक्ट कर सकेगा। वो साइफन का एरिया हो जहाँ पर रिवर ट्रेनिंग वर्क चल रहा है, जहाँ पर अभी सर बात कर रहे थे कि इन फ्यूचर ना सिर्फ वहाँ रावी आबाद होने जा रहा है बल्कि हमारे आने जाने के लिए बहुत से पॉइंट्स होंगे। एंड आई एम श्योर मैं फ्यूचर को देख भी रही हूँ कि हम पिकनिक करने के लिए शहर से बाहर जाने की बजाय ना यहीं पर इसको एंजॉय करेंगे। तो वो कैसे होगा वो आपको हम दिखाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि हम एक स्लाइड के सामने मौजूद हैं जहां पर ये पूरा प्रेजेंटेशन जो है वो एक्सप्लेन की हुई है कि किस तरह से ये जो अभी आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे सर, तो ज़रा ये आसान अल्फाज में समझाइएगा कि लाहौर, पुराने लाहौर और नए लाहौर के साथ ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से मैच करेगा। और अभी आपने रावी के ऊपर एक नए ब्रिज की बात भी की, एक्सटेंशन ब्रिज का जिक्र भी हो रहा है, तो वो किस चीज़ को किससे कनेक्ट करेगा? राइट, जैसा कि आप स्लाइड में देख रही हैं कि ये हमारे रूडा का फेज़ 1 का मास्टर प्लान की स्लाइड बनी हुई है। इस मास्टर प्लान में ये दरिया रावी है ब्लू वाला, इसकी दोनों तरफ 300 फुट की चौड़ी सड़कें ये आपको नजर आ रही जी। ये लाहौर की रिंग रोड है, ये लाहौर शाहकोट मोटरवे और ये काला शाह काकू को लिंक लग रहा है इसका। जी जी। ये कालाख्ताई रोड चल रही है। अब रूडा की जो सड़कें ये रूडा अपनी रिंग रोड बनाएगा जो कि जीटी रोड जो कि वाघा बॉर्डर को जाती है वहाँ से शुरू होगी जीटी रोड से और रूडा के बाहर से होती हुई हमारी जुरिडिक्शन के बाहर से होकर ये यहाँ पर आकर ये लाहौर सियालकोट मोटरवे को टच करेगी। बिल्कुल ठीक। तो और हमारी जो एग्जिस्टिंग रिंग रोड है उससे बिल्कुल क्वाइट ऑपोजिट एक अलग उसके बिल्कुल हमारी रिंग रोड तो नीचे रह रही है ना ये। जी जी। ये दूसरी तरफ ये बाहर से रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर से जाएगी और फिर ये
यहाँ पे लाहौर सियालकोट मोटरवे को टच करेगी, आगे काला शहर काकू से लेते हुए आगे इसी तरह अप टू M2 मोटरवे तक कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक। बाकी ये हमारी बीच की सड़कें हैं, जैसे कि आप देख रही हैं मुख्तलिफ सड़कें हैं ये, और जो पूरा रेड कलर है ये रूडा के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखा रहा है। रूडा की नई सड़कें होंगी जो रूडा खुद बनाने जा रहा है, रेड वाली। इस वक्त सबसे पहले एज ए प्रायोरिटी हमने ये एक रावी एक्सप्रेसवे रोड प्लान की है, जिसकी टोटल लंबाई तकरीबन 11 किलोमीटर है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है दरिया रावी तक 10.6 किलोमीटर है, इसके बाद ये 6.6 किलोमीटर है और ये हमारी रिंग रोड को जाके टच करेगी। बिल्कुल ठीक। इस रोड की खास बात यह है कि इसको हमने रिंग रोड से भी कनेक्टिविटी दी है, और यहाँ पे हमने एक ट्रम्पेट जो है ना रोड बनाकर इंटरसेक्शन बनाएंगे जी ताकि बहुत सर ये आपके चहारबाग का एरिया भी है जो एग्जिस्ट कर रहा है अभी ऑलरेडी रिंग रोड के बिल्कुल साथ, तो यहाँ से ये रूट शुरू होगी और ये रावी के साथ, और ये यहाँ से जाएगी, और ये बिल्कुल नई अलाइनमेंट है और नई रोड है, और ये तकरीबन जाके इस जगह पर जाकर जो है ये रावी को टच करेगी। इसके बाद हम 1 किलोमीटर लंबा आइकॉनिक जो ब्रिज बनाएंगे, जैसा कि ये इस तस्वीर में नजर आ रहा है। अच्छा, ये इसकी फ्यूचर पिक्चर है, ये इस ब्रिज की फ्यूचर पिक्चर है, और ये ब्रिज बनेगा 1 किलोमीटर का, और इसके दूसरे मरहले में हम ये 6.6 किलोमीटर लंबी जो रोड है ना वो भी बनाएंगे। बिल्कुल ठीक। और ब्रिज के जो टाइमलाइंस हैं आप देख रही हैं कि ब्रिज हमने तकरीबन 15 महीने पे प्लान किया है, और ब्रिज की जो कास्ट है वो 7.29 बिलियन रुपीस होगी, और ये इसकी टाइमलाइंस है मुख्तलिफ कि हमने कब इसको स्टार्ट करना है, और इसकी अभी टेस्ट फाइल जो है उसका डिज़ाइन उसका तैयार हो रहा है, और इंशाल्लाह ये जो टेस्ट फाइल है 23 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगी। जबरदस्त जी। और ये ऑलरेडी काम जो है वो चल रहा है। ये ट्रम्पेट की स्लाइड है, ये रिंग रोड है, और रिंग रोड से आप देख रहे हैं कि ये हम अपना ट्रम्पेट बनाएंगे, और अपनी जो शादरा बाउंड ट्रैफिक वाले जो है ना इसको ट्रम्पेट को यूज़ करते हुए ये हमारे चहारबाग में एंट्री करेंगे, और चहारबाग से निकल के ये रोड सीधी जो है ना दरिया तक जाएगी। जबरदस्त जी, ये तो बड़ा कनेक्टिविटी भी आसान हो गई, वरना लोगों को लग रहा था कि शायद 2 सेपरेट एंटिटीज होंगी। जब ये एक नई सड़क है तो इंशाल्लाह ये बाकी सड़कों का भी लोड जो है ना शेयर करेगी, और बाकी लाहौर की अपनी जो रोड हैं उन पे भी ट्रैफिक कंजेशन कम हो जाएगा, और इसकी वजह से ये फायदा इजी वे आउट भी मिल जाएगा बहुत से लोगों को। कि रावी सिटी में जाने वाले लोगों को एक फास्ट ट्रैक और एक कम वक्त में पहुंचने के लिए एक सहूलत मैसर होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। और नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहेंगे, और इस वक्त मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनवायरनमेंट रूडा के दफ्तर में मौजूद हूँ, और मैडम हमारे साथ है, मैडम नादिया ताहिर, जो हमें बताएंगी कि कुछ कन्फ्यूजन सी हो गई उस गुफ्तगू में। कन्फ्यूजन इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमें आदत नहीं है इस तरह से प्लान्ड चीज़ें देखने की, इस तरह से वेल रिसर्च प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करने की और सुनने की। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी जो रूडा ने शुरू से लेकर अब तक ना सिर्फ उस पर काम किया है, बल्कि इन फ्यूचर जो उनकी प्लानिंग है, पूरा एक उनका जो टाइम टेबल है, उसके अंदर भी ये 30% ऑलमोस्ट 30% ग्रीन या ब्लू रखने की जो बात है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा और इसका असल में मकसद क्या, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप जी? मैंने कंफ्यूजन का वर्ड यूज किया वो इसलिए कि आपको पता है कि हमें आदत नहीं है इस तरह से प्लान्ड चीज़ों को फॉलो करने की, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से रूडा ने अपना काम शुरू किया है, ये जो 30 से 40% ग्रीन लैंड और ब्लू लैंड, अब ब्लू का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मतलब कहीं पर भी हम ये नहीं देखते कि लैक ऑफ ग्रीनरी हमें नज़र आ रही है, या कहीं इन्वायरमेंट की चीज़ों को जो है वो साइडलाइन किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो ये जो ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये टर्मिनोलॉजी है, और ये बेसिकली एक एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी है कि जिसमें एक प्रोपोर्शन मेंटेन किया जाता है कि ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, और ये नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस कहलाते हैं। सो रूडा का जो कंसेप्शन है और उसका कॉन्सेप्ट है वो डिराइव ही इन दो चीज़ों से हुआ। आप अगर उसका लोगो देखें तो वी कैन वेल मेंशन इन दैट लोगो भी। अच्छा, अब अगर ग्रीन कवर की आप बात करते हैं तो ग्रीन कवर हम एनहेंसमेंट की तरफ ही गए हैं
पहले अगर वो 15 या 17% था, फिर वो 22% होगा, और अभी उसको मज़ीद इन्हेंस करेंगे और तकरीबन हम उसको दैट विल लीड टू 35%। सो उसमें जो ग्रीन कवर है जिसमें हमें फॉरेस्ट हमें मिले जो जुरिसडिक्शन में आए, और उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ पौधे उसमें लगाए हुए थे, कुछ चीज़ें शामिल थी, और जब वो हमारे पास आया तो हमने उसमें फिर एनहांसमेंट शुरू की। अब उसके अंदर एक पूरा प्लान चाहिए था कि जो प्लांट्स पहले से लगे हुए हैं उनकी स्पीसी क्या है, ज़्यादातर यूकलिप्टस था लगा हुआ, और उसके साथ फिर हमें इन कॉम्बिनेशन या तो लगाने थे प्लांट्स, और या फिर उनको आप पहले अप्रूव करिए और फिर आप नए प्लांट्स लगा सकते हैं। सो उनको अप्रूव करना एक मुश्किल काम था, और उस वक्त तक कि जब तक हमारे अपने प्लांट्स मैच्योर हो जाएं, फिर उसके लिए फर्दर प्लान किया जा सकता है कि अगर वो प्लांट्स के साथ वो कॉम्बिनेशन सूट नहीं करता तो फिर हम उनको। अच्छा, ये भी होता है कि प्लांट्स का आपस में कॉम्बिनेशन जो है वो सेट करना होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स होते हैं कि किसी की छांव में कोई पौधा रह सकता है और किसी के साथ कोई पौधा रह सकता है या नहीं रह सकता, या वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। सो वो एक बॉटनी उसके अंदर चाहिए, पूरी फॉरेस्ट्री उसके अंदर शामिल है। सो इनिशियली फिर वो वाले एरियाज जो कि ब्लैंक एरियाज आइडेंटिफाई किए गए और वो रागजोग फॉरेस्ट के अंदर किए गए। अब रागजोग अगर आप एरिया देखिए तो वो वाला एरिया बनता है जो तकरीबन बफर जोन बनता है, लाहौर की एंट्री भी है, मोलन वाल भी है, और वो सारा कुछ। जी जी। सो वो एरिया मुंतखब किया गया और वहाँ पे ब्लैंक एरियाज आइडेंटिफाई किए गए। सो वहाँ पे काम शुरू किया गया। फिर उसके लिए सारी जितना लैंड अवेलेबल थी उसके लिए लैंड प्रिपरेशन की गई, और फिर वहाँ पे ट्यूबवेल्स इंस्टॉल किए गए, और अभी वहाँ पे फुल फ्लेज सिस्टम आप देख भी चुकी हैं उसको। जी जी। सो वो एक पूरा सिस्टम पे। अच्छा, ऐसा भी नहीं हुआ कि बीज लगाए गए या छोटे पौधे लगाए गए कि बराए नाम हमने कागजों में दिखा दिया कि हमने जो है ना वो इतने ट्रीज लगा दिए और हमारा काम पूरा हो गया? ऐसा नहीं हुआ वहाँ पे? नहीं हुआ, और उसमें अच्छी कॉस्ट उसके ऊपर हमने उसमें लगाई, और ठीक ठाक ऐसा पौधा लगाया जो जल्दी बिल्कुल फ्लरिश्ड है। अच्छा, अगर आप देखें तो वो बिल्कुल रेडी है, और उसमें इजाफा हुआ क्योंकि बहुत अच्छी उसकी मेंटेनेंस की गई, और रूडा की इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं गई, उसमें बफर जोन में इजाफा ही हुआ और ग्रीन एरिया भी इजाफा। उसके साथ साथ अगर आप ग्रीन कवर की बात करते हैं तो हमारे हर प्रोजेक्ट के अंदर ग्रीन कवर उसमें शामिल किया अगर उसकी कॉस्ट रखी जाती है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान कहते हैं उसे, और उसके साथ प्लांटेशन प्लान, उसमें उसकी कॉस्ट और उसकी स्पीसी मेंशन की जाती है। फिर उसके लिए वो चाहे चहारबाग का प्रोजेक्ट है, वो चाहे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स है, कहीं पर भी हर जगह पे आपने अपना ग्रीन एरिया जो है वो स्पेसिफिक रखा हुआ है, स्पेसिफिक रखना होता है। और जो हमारे रेगुलेशंस हैं, हमारी ये जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रेगुलेशंस भी हैं और दूसरे रेगुलेशंस भी हैं, उनके मुताबिक हमारा 7% हाउसिंग स्कीम मुख्तस है। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको मेंटेन करना। सो अगर आप देखें तो हमारे पास 7% से ज़्यादा ही चहारबाग के अंदर, दोनों में, चहारबाग 1 भी और चहारबाग, दैट इंक्लूड्स रोड के अतराफ में, रोड के सेंटर में भी जो है, नेबरहुड पार्क्स आ जाते हैं, उसमें घरों के बाहर ग्रीन एरियाज हैं बिल्कुल, और पॉकेट पार्क्स भी हम कह सकते हैं, और 2 मेन पार्क्स हैं चहारबाग 1 की अगर हम बात करें जो रिंग रोड के साथ है। सो वो एरिया हमने मेंटेन किया, और वहाँ पे जो स्पीसी लगाई गई, और वो कुछ एस्थेटिकली ब्यूटीफुल भी होने चाहिए कि आपको आपकी आंखों को भी अच्छे लगे, बिल्कुल, और सूदिंग इफेक्ट भी आपको मिले, और बाकी जो बड़े ट्रीज हैं वो भी उसमें शामिल हैं। सो इसी तरह मेवाकी चहारबाग के अंदर उसमें शामिल किया गया, 2 एकड़ पे है, वो भी उसका हिस्सा है। सो इस तरह से करके वो तकरीबन 7% से क्रॉस कर रहा है, ऊपर जा रहा है। मैडम, एज एन एनवायरमेंटलिस्ट आपके ख्याल में अक्सर हम ये भी सुनने को मिलते हैं कि इन पार्क्स वगैरह से, बिकॉज ये एक आर्टिफिशियल ग्रीन एरिया होता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है? व्हाट डू यू थिंक कि इससे इम्पैक्ट पड़ता है उस एरिया की, एटलीस्ट जिस हाउसिंग सोसाइटी में वो पार्क्स मौजूद हैं, जिस जगह पे वो मौजूद हैं, उसके एरिया में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? टेक्निकली वाकई ऐसा है कि जो बड़े दरख्त हैं वो एक जो काम कर सकते हैं वो छोटा दरख्त नहीं कर सकता। इसीलिए जो बफर जोन्स बनाए जाते हैं, जिस तरह से रूडा अभी जिस तरह से भी बना ही था, तो पहला प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया वो रागजोग की था। बिल्कुल, इसीलिए वो किया गया कि उसके गिर्द जो भी ये बाउंड्री हमारी बन रही है, जो जुरिसडिक्शन हमारी बन रही है, उसको बफर जोन दिया जाए, और उसके गिर्द जितने भी फॉरेस्ट हमारे पास आए उनको फेज वाइज वहाँ पे प्लांटेशन की जाए। सो मगर ये है कि जो क्योंकि हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर और कुछ लोग भी होते हैं जो कि नेचर लविंग होते हैं, बिल्कुल होते हैं, वो अपने घरों में भी लगाना पसंद करते हैं, और वो कुछ एरियाज जिस तरह से जो भी प्लांटेशन ड्राइव जिस तरह से रूडा ने भी की, पिछले साल भी की, इस साल भी प्लान्ड है। सो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर से भी लोग आते हैं और प्लांटेशन के लिए हमारे साथ हिस्सा लेते हैं।
सो वो लोग भी बहुत ज़्यादा अपना अमल दखल करते हैं इसके अंदर कि इस ग्रीनरी में इजाफा हो सके और बड़े दरख्त जो हैं वो लगाए जा सकते हैं और लोगों ने अपने घरों में भी लगाए हुए होते हैं। और हमारे रेगुलेशंस के अंदर भी है कि एक बड़ा दरख्त जो कि एरिया के हिसाब से, जिस तरह से 5 मरले का घर है तो उसमें एक बड़ा दरख्त तो लाजमी उसने लगाना है। अच्छा, ये आपने रेगुलेशन में ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है उसमें कि हर कोई अपना हिस्सा जो है वो उसमें डाले। तो आपकी बात को ये सफेद करेगा कि बड़ा दरख्त है वो अपना काम कर रहा है, काम करता है। और बाकी ये जो ग्रास है और बाकी चीज़ें ये भी ज़रूरी है क्योंकि ये पूरा हैबिटेट डेवलप, एक इन्वायरमेंट डेवलप, वही बिल्कुल एक इन्वायरमेंट डेवलप करते हैं और वो हैबिटेट और इकोसिस्टम अपना वो डेवलप करती है ग्रास, और उसके साथ जितने भी प्लांट्स अंदर वो शामिल होते हैं। और एक बड़ा दरख्त जो है वो एक उसका और इकोलॉजिकल इंटरवेंशन है ह्यूमन लाइफ के साथ। सो ये इस तरह से एक दूसरे के साथ पैरेलल चल रहा होता है। बिल्कुल सही मैडम, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हम लाहौरियों का ना घूमने फिरने का बड़ा शौक है। तो मैं चाह रही हूँ कि हम उस एस्पेक्ट में भी बात करें कि जब इन फ्यूचर ये रिवर ट्रेनिंग वर्क्स कंप्लीट हो जाएंगे और अर्बनाइजेशन की तरफ प्रोजेक्ट जाना शुरू होगा, जिसमें रावी किनारे, जो रावी अब आबाद होने जा रहा है, और जब आबाद हो जाएगा, आबाद होने से मुराद रावी में मुसलसल पानी आ जाएगा और बाकायदा दरिया लगेगा वो, तो उसके अतराफ में किस तरह से प्लान किया गया है एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी, चूँकि आबी हयात भी वहाँ पर दोबारा वापस आ जाएंगी, चरिंद परिंद भी वापस आ जाएंगे, और हम लाहौरी भी जो है ना दरिया किनारे बैठकर कभी कोई मछली खा लेंगे या कोई रिक्रिएशनल स्पॉट बना लेंगे। तो उसके लिए क्या प्लानिंग है, इस पर भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और हम बात कर रहे थे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स पे, और वो दरिया जो नाला बन रहा था और पानी ख़त्म हो रहा था, अब वो दोबारा, वो कहते हैं ना पंजाबी में और उर्दू में, लाहौरी हम कहते हैं कि सुनी गई है उसकी, तो वो दरियाए रावी की ना थैंक्स टू रूडा कि सुनी गई है कि अब वो एक्चुअली जो दरिया है वो नाम का नहीं रहेगा, वो बल्कि आबाद होने जा रहा है। बिल्कुल, उसके ऊपर उसको भी आप विजिट कर चुकी हैं और अभी आपने उसकी प्रोग्रेस भी देखी है जो वहाँ पे तामीराती काम जारी है। वहाँ पे अपर एंड लोअर प्रोमिनेट्स डेवलप हो रहे हैं जो कि अगेन ग्रीन कवर को इन्हांस करेंगे। सो वो एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन आपको नजर आएगा ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का, के साथ में पानी को रिचार्ज भी हो रहा होगा और पानी अवेलेबल भी होगा लेक्स के अंदर। और वो थोड़ी सी डिटेल है कि जिस तरह से अगर हमारे पास पानी या तो बारिश के ज़रिए में हम हासिल कर सकेंगे, और रेनफॉल हमारा अगर अच्छा होगा तो हम उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, और अगर अवेलेबल नहीं होगा तो हम अपने एग्जिस्टिंग इरीगेशन से एज़ पर एग्रीमेंट हम वो पानी हासिल कर सकेंगे। सो एक हमें उसमें रवानी बरकरार रखनी, एक कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ वाटर के जो उसके अंदर ऑक्सीजनेशन को मेंटेन कर सके, जो कि हमारी इकोसिस्टम, जो कि हमारा दरियाई इकोसिस्टम है, उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी समझा जाता है। बाकी अगर आप हालात देखें क्लाइमेट चेंज को लेकर, और जिस तरह से अभी एक साल आता है जिसमें बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और एक साल आता है कि ड्राई एरिया कास्ट होता है, और वो एक सैलाबी शक्ल आपके सामने आती है, और एक साल आता है कि वो ड्राइस्ट सीज़न आता है। अगर आप बैक टू 88 अगर आप जाते हैं, जिस तरह से हमारा फ्लड सीज़न था, वो फ्लड आया और वो सारा हुआ, तो उसमें पहले वो ड्राइस्ट सीज़न हमने देखे, और फिर वो एकदम से वो बिल्कुल हुआ, और वो फिर क्योंकि अपर कैचमेंट एरिया के ऊपर भी जब आपका हैवी रेनफॉल आता है तो वो एक्स्ट्रा पानी फिर इसी तरह से वो नीचे आता है। सो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, और रूडा अपनी क्लाइमेट चेंज स्टडीज़ की इसके साथ साथ वो करवा रहा है, और इन वेदर पैटर्न्स के ऊपर भी हमने निगाह रखी है कि ये किस तरह से मूव करते हैं कि पानी कब ज़्यादा और कब किस वक्त। आप देख रहे हैं कि लाहौर में अभी 2-3 पिछले सालों में उस तरह से कोई फ्लडिंग या कोई इस तरह की चीज़ नहीं सामने आ रही, एक ड्राइस्ट वो है। सो वी मस्ट हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि हमें एक इंडिकेशन ये आ रही है कि अगले 1-2 सालों में हो सकता है कि हैवी सीजन मानसून जो है वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसके साथ एक क्लाइमेट चेंज पैटर्न है, वो एल नीनो ला नीना का भी जो हम सफ़र कर रहे हैं, वो अभी एक गर्म
प्लेयर है उसको हम फेस कर रहे हैं। सो उसके अंदर वो साथ साथ ये सारी चीज़ों को, विंड पैटर्न्स को भी डिटरमिन करता है और वेदर पैटर्न्स को भी ये साथ साथ चलाता है। कितना टाइम लगेगा मैडम, क्योंकि रिवर बनना है, फिर रबर डैम बनना है, लेक्स बननी है और उसके इतराफ़ में भी ज़ाहिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ साथ चल रहा है, तो इन्वायरमेंट के लिहाज से तो इसको बहुत ज़्यादा टेकअप किया हुआ है और हर चीज़ बारीक बीनी से देखी जा रही है, लेकिन कितना टाइम कंस्ट्रक्शन पीरियड इसका तकरीबन 3 साल है, जिसमें ये सारा डेवलप हो जाएगा, डैम भी शामिल होगा, इसमें लेक भी शामिल है, और जिसमें प्रोमेनेंट डेवलपमेंट और जिसमें पौधे भी तब तक उसमें जो लगाए जाएंगे वो बड़े हो जाएंगे, उनके साथ साथ कंस्ट्रक्शन के वो शामिल होते जाएंगे और वो उसमें इजाफा होता जाएगा ग्रीनरी में भी। सो पहले ये होता था कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होता था फिर आप अपनी प्लांटेशन की तरफ जाते थे, लेकिन अभी हम इस तरह से उसको डिवाइस कर रहे हैं कि साथ साथ कुछ उस तरह से उसको रास्ता दे रहे हैं और मशीनरी के लिए रास्ता बना रहे हैं कि ताकि हमारी जो प्लांटेशन एरिया है वो ख़राब ना हो, और साथ में कॉन्ट्रैक्टर को भी इसमें हम एजुकेट करेंगे कि उनकी जो मशीनरी है वो उसको ख़राब ना करे और जिस तरह से हमारी उसकी मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस है वो भी चलती रहे। सो ये सारी चीज़ें एक ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा आपने कहा, सो उसको हम लेके उसी तरह से चलेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली अभी जो क्लाइमेट चेंज हम साथ साथ देख रहे हैं, जिस तरह से तरबेला इस वक्त डेड लेवल पर है, मंगला इस वक्त डेड लेवल पर है, और जितना हमें पानी अवेलेबल दरियासीन से था या हमारा रिवर रावी के ऊपर डैम बन गए, दरियासीन भी इस वक्त अपनी कैपेसिटी से 50% बिलो अभी वो फ्लो में। सो इस वजह से भी ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि जो हमारा डिज़ाइन है वो उन चीज़ों को सपोर्ट करे, और इन तमाम जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये चीज़ें हैं। एक और अच्छी खुशाइन बात की तरफ चलते हैं कि जो फ्लेमिंगोज हमारे पास माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं वो इस साल देखे गए हैं, जो कि पिछले सालों की निस्बत बहुत कम हो चुके थे, कम हो गए। सो उसमें दूसरे डिपार्टमेंट्स का भी रोल आ जाता है, और कुछ हमारी जो अभी गुजरगाहें हैं वो क्योंकि हम उनको ऑक्यूपाई भी कर लेते हैं या हम इंक्रोच भी करते हैं और फिर बहुत ज़्यादा हंटिंग हो जाती है। सो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये भी ऐड करूँगी कि लोगों ने जो इवन जो कम्युनिटी है उन्होंने बहुत ज़्यादा रोल इसमें प्ले किया है कि वो उनके अंदर एक अवेयरनेस आई है कि उनका आना कितना ज़रूरी है और वो जो बर्ड्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और जब रूडा ये मेंशन करती है तो मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ जो शायद बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड थी उसके ऊपर भी रूडा ने फोकस रखा हुआ है। चिड़ियाँ यहाँ से चली गई, परिंदे यहाँ से गायब हो गए, आपने फ्लेमिंगोज का जिक्र किया, अभी हयात यहाँ से ख़त्म हो रही थी, अब वो सारी चीज़ें बैक टू रिवाइवल और वापस जा रही हैं, तो आई एम श्योर इट्स गोना हैव एन ह्यूज इम्पैक्ट नॉट जस्ट फॉर अ न्यू सिटी, बल्कि हम जो पुराने लाहौरी और पुराने लाहौर में एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए भी। बहरहाल बहुत शुक्रिया मैडम, आप हमारे साथ मौजूद थी। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।